मोहब्बत की नफ्सियात के बारे में क्या जानना ज़रूरी है? जब हम महबूब के पीछे जाते हैं और दिमाग में उसके अलावा कुछ नहीं होता, तो क्या ये मोहब्बत ही होती है? कुछ ख़ास अरसे बाद पार्टनर तवज्जो देना कम क्यों कर देता है? क्या मुतवज्जह करने के कुछ ख़ास तरीके हैं? क्या ये मुमकिन है कि पीछा किए बगैर मोहब्बत हासिल कर ली जाए? क्या मोहब्बत में एक्स्ट्रा फैसिलिटेशन और पीछा करने से कुछ हासिल भी होता है? मेरे उसके पीछे भागने के रवैया तब्दील करने से क्या रिश्ता बच सकता है? लव रिलेशनशिप में मुझसे गलतियां कहाँ पे हो रही हैं जिसकी बेस पे उसको मेरी मोहब्बत का एहसास ही नहीं हो पा रहा? और क्या ये वीडियो मेरे पार्टनर की नफ्सियात को समझने में मेरी मदद करेगी? डेफिनेटली करेगी, क्योंकि अगर ये सारे सवालात आपके माइंड में आ रहे हैं तो ये व्लॉग आप ही के लिए है। तो सवाल ये है कि क्या ऐसे सवालात आपके माइंड में पॉप्ड अप हो रहे हैं तो उसके बावजूद हम ये समझें कि ये जो रिलेशनशिप आपका चल रहा है वो मोहब्बत ही है? गौर कीजिए, मोहब्बत होती है तो ऐसे सवालात नहीं आते। और अगर ऐसे सवालात माइंड में आ रहे हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है, ये जानेंगे तो आपको अपने रिलेशनशिप की साइकी, यानी कि सामने वाले की साइकी और रिलेशनशिप की डेप्थ का अंदाजा होगा और रियलिटी पता चलेगी कि लव है या नहीं है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर यही सवालात आपके माइंड में उभरते रहे और इसी तरह के कुछ और, तो फिर एक नहज पे जाके आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है। उसके पीछे रीज़न क्या है? या तो ये सवाल होंगे या मोहब्बत होगी। तो क्या इन सब के बाद रिलेशनशिप ख़त्म होगा? नो। एक्चुअल में जब सामने वाला इंसान आपको चेज ट्रिक्स के जरिए अपनी तरफ ला रहा होता है या मुतवज्जे करता है, तो तब आपके माइंड में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो जब आप सामने वाले इंसान को चेज करने लगते हैं, तो चेज साइकोलॉजी क्या है वो मैं आपको आज समझाऊंगी कि उसके माइंड पे क्या इम्पैक्ट जाता है और कुछ अरसे बाद वो ख़त्म हो जाता है और आप भी तड़पना शुरू कर देते हैं और आपको ये समझ नहीं आ रही होती कि मोहब्बत पहले थी तो अब क्यों नहीं है। क्योंकि मोहब्बत तो जब होती है तो फिर रहती है, ख़त्म तो नहीं होती। तो इसका मतलब है कि ऐसे बहुत से रिलेशनशिप हैं जो कि कहते तो हैं कि हमारे बीच में मोहब्बत है, लेकिन क्योंकि उनके बीच में कुछ इस तरह के ट्रिक्स अप्लाई किए जाते हैं, शायद दोनों तरफ से, शायद एक तरफ से, तो तभी इस तरह के सवालात माइंड में पॉप्ड अप होते हैं। तो अब इसका हल क्या है? कैसे पता करें कि मोहब्बत है या नहीं है? और अगर इस तरह का कुछ रिलेशनशिप चल भी रहा है तो उसको जेन्युइन रिलेशनशिप की तरफ कैसे शिफ्ट किया जा सकता है? ओके फाइन, हम आज व्लॉग के एंड तक इस चीज़ को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। डिस्कस मीन्स कि आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं इस व्लॉग को देखने के बाद। तो डिस्कशन ही हुई ना। अट्रैक्शन के बारे में बताऊंगी आपको कि व्हाट इज़ अट्रैक्शन, अट्रैक्ट करना क्यों ज़रूरी है। जब कोई इंसान आपके ऊपर कोई ट्रिक्स अप्लाई कर रहा है तो आपने उसको अपनी तरफ कैसे लेकर आना है, और वो जो खुद को चेज करने का उसने एक माहौल बना दिया है, उससे बाहर कैसे आना है, ये पता चलेगा आपको जब आपको चेज साइकोलॉजी पता चलेगी और अट्रैक्शन के पीछे क्या लॉजिक है। और जब आप किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो सामने वाला अपने आप को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसे हार्मोन्स उसके माइंड में रिलीज हो रहे होते हैं जो कि उसके लिए प्लेजर का बाइस होते हैं, तो वो आपके पीछे आता ही आता है। तो जब आप अट्रैक्शन साइकोलॉजी को या फॉर्मूले को लगाएंगे कि खुद से इतने सॉलिड बन जाएं और इतनी खूबसूरत और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बन जाएं कि सामने वाला आपको चेस करने के बजाय आपके पीछे आना शुरू हो जाए, और ये वो पीछे आना नहीं होगा जो कि उसने किया था, ये मुस्तकिल बुनियादों पे होगा, क्योंकि इसमें आपको माइंड की वर्किंग भी मैं बताऊंगी और साथ ये भी समझाऊंगी कि कोई जब ट्रिक्स अप्लाई करता है आपको अपने पीछे लगाने के, उसमें क्या डिफरेंस है, और आप अगर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करके या डेवलप करके, तो उसमें क्या डिफरेंस है। कोई आपके पास ठहरेगा तो क्यों ठहरेगा, और आप अगर उसके पास नहीं ठहरे उसकी चेज ट्रिक्स अप्लाई करने के बावजूद, तो उसकी क्या वजह है, समझ आ जाएगी एंड तक। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि व्हाट इज अट्रैक्शन, होता क्या है। जब भी आप
किसी से मिलते हैं तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको किसी के साथ एंगेज होने पर या किसी को अट्रैक्ट करने पर या आपको कोई इंसान अट्रैक्ट कर रहा है तो उसकी वजूहात क्या होती हैं? एक तो रोमांटिक इंटरेस्ट होता है, डेफिनेटली कोई अच्छा लगा है। फिजिकल अपीयरेंस किसी की अट्रैक्ट कर सकती है। इमोशनल कनेक्शन होता है आपका, किसी तरह बिल्ड हुआ हो, कोई वाकयात हैं जो आपने शेयर किए कुछ डिस्कशन में। इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी, इट्स अ बिग रीज़न। ये किसी भी रिलेशनशिप में ऑलमोस्ट 70% रखती है। तो अगर ये आपका मैच कर गया या आपको फील हुआ कि ये हमारा सेम है दो लोगों का, तो फिर अट्रैक्ट हो सकते हैं। शेयर्ड इंटरेस्ट एंड केमिस्ट्री मैच करती है आपकी, तो तभी सामने वाला इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि नेचुरली एक इंसान के अंदर पाई जाती हैं। कोई कितना भी अपने आप को प्रेजेंट करे कि हाँ आर्टिफिशियली कि मैं आपके जैसा हूँ, तो वो कोई ज़्यादा अरसे तक नहीं कर सकता और ये चीज़ें भांप ली जाती हैं। और जो जेन्युइनली सारी खसूसियात आपकी मैच करती हैं जो कि मैंने गिनवाई हैं, तो तब आप अट्रैक्ट करते हो। तो इसमें से कोई 2-4 चीज़ें भी आपकी मैच करती हैं, तो आप सामने वाले को अट्रैक्ट करने पे कामयाब हो जाओगे। तो अगर आप किसी ऐसी कंडीशन को फेस कर रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि मैं पीछे जा रहा हूँ और अपनी वैल्यू खो रहा हूँ और अब सामने वाला इंसान मेरी तरफ उस तरह से तवज्जो नहीं देता या आपका पार्टनर उस तरह से तवज्जो नहीं देता, तो अट्रैक्ट करने के लिए इन सारी चीज़ों की लिस्ट बना लें। कौन-कौन से, इसमें से कोई 4-5, कोई 3-4, कोई 1-2, क्योंकि डिफरेंट परसेंटेज है ना इनकी। जिस तरह मैंने आपको कहा कि इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी अगर है तो बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि कॉमन है और जो कि आपको अट्रैक्ट करती हैं दूसरे इंसान में, और दूसरे इंसान को क्या अट्रैक्ट करेगा ये भी आपने देखना है। डेफिनेटली इन पॉइंट्स में से कुछ मैच करता होगा तो तभी ये बात बनेगी। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं कि माइंड में क्या चल रहा होता है जिस इंसान को आपने अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, और वो क्यों अट्रैक्ट होता है आपकी तरफ। ऐसे कौन से केमिकल्स हैं जो उसके माइंड में रिलीज हो रहे होते हैं जिसकी बेस पे ये आपका फॉर्मूला बिल्कुल सही जगह पे जाके फिट होता है या तीर निशाने पे लगता है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हमने किसी इंसान को अट्रैक्ट कैसे करना है और एकदम से आपने स्विच किया है उसको चेस करते करते, तो हम उसके माइंड में देख लेते हैं कि क्या चेंजेस आ रहे होते हैं। सबसे पहले तो जब आप किसी को अट्रैक्ट करते हैं तो ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिव हो जाता है, और जो एक हार्मोन है डोपामिन, सभी जानते हैं, वो रिलीज होता है। ये प्लेजर हार्मोन होता है और एक प्लेजर की फीलिंग क्रिएट करता है। एक तो इस हार्मोन के रिलीज होने से उसको अच्छा लगता है, यानी कि जो जो चीज़ें मैंने आपको पहले गिनवाई हैं जिसकी बेस पे सामने वाला इंसान अट्रैक्ट होता है, तो अब उसके माइंड में क्या चल रहा है जिसकी बेस पे वो आपकी तरफ आ रहा है, वो सब हम डिस्कस कर रहे हैं। अब जब उसको अच्छा लगेगा तो वो वही काम रिपीटेडली करना चाहेगा या उसके साथ एंगेज होना चाहेगा। ओके, ऑक्सीटोसिन एक और हार्मोन है जो कि बॉन्डिंग का हार्मोन कहलाता है, और इसमें आपकी फिजिकल इंटीमेसी काउंट करती है, जैसे कि हगिंग, किसिंग, या फिर आप किसी के साथ उसको दिलासा दे रहे हैं, उसके कंधे पे हाथ रखना। तो ये हार्मोन उस वक्त रिलीज होता है जब आपकी एक फिजिकल इंटीमेसी बन जाती है। तो डेफिनेटली जब आप किसी को अपने साथ इन्वॉल्व करते हैं, तो कहीं बैठे हैं तो आप हाथ पकड़ेंगे, या कोई बात कर रहे हैं या क्लोज उसके बैठे हुए हैं, तो इस तरह का एक पॉजिटिव साइन आपको मिल सकता है, क्योंकि ये हार्मोन जिस वक्त रिलीज होता है तो ये भी एक बॉन्डिंग क्रिएट करता है, क्योंकि ये कहलाता ही बॉन्डिंग हार्मोन है। एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करता है दो लोगों के बीच में। और जब इस तरह का कुछ आपके बीच में है कि आप खुशी के वक्त हक कर रहे हैं या हाथ मिला रहे हैं या व्हाटएवर, तो उसमें एक और चीज़ भी है कि आपका ट्रस्ट डेवलप होता है, और
क्लोजनेस बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें दूसरे इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि उस वक्त ये दोनों हार्मोन्स अच्छे से रिलीज हो रहे होते हैं, तो वो दोबारा से चाहता है उस मूवमेंट को। सेरोटोनिन एक और हार्मोन है जो कि मूड को स्टेबलाइज करता है, लेकिन ये शुरू में इतनी अच्छे से रिलीज नहीं होता है, ये कुछ टाइम लेता है। जैसे जैसे आपको ट्रस्ट होता जाता है और आपको अपने पार्टनर के बारे में कुछ चीज़ें पता चलती जाती हैं और लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपका बॉन्ड अच्छा बन जाए, तो तब ये ज़्यादा अच्छे से रिलीज़ होता है। जिस जिस तरह से मैंने आपको शुरू में पॉइंट्स बताए, मैं आज थोड़ा रुक रुक के इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे ज़ुकाम भी है, मेरा गला भी कुछ ख़ास अच्छा नहीं है। आज तकरीबन 4 दिन के बाद कुछ बेहतरी महसूस हुई है। तो इस वीक में मेरी पहले भी एक वीडियो मिस हो गई, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज तो ज़रूर बनानी है। ये थोड़ा सा बर्दाश्त करना होगा। तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो रिलेशनशिप चला जाता है और एक ही एक्ट जिसकी बेस पे वो पहले 2 हार्मोन्स रिलीज हो रहे थे और उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है, तो तब ये तीसरा हार्मोन अपना काम कर दिखाता है। मैं आपको आसान अल्फाजों में समझा रही हूँ ताकि आपको ये पता चले कि आप जो चीज़ अप्लाई कर रहे हैं उसको अट्रैक्ट करने के लिए, वो एक तो जेन्युइन है क्योंकि आपके अंदर है। कितनी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको शुरू में, उसमें से 2-3 तो मैच करती ही है ना, जब आप 2 लोग साथ होते हैं तो। बस उनको आपने लिस्ट डाउन करना है और उसके बाद उन पे वर्किंग शुरू कर देनी है और ये यकीन रखना है कि उसके माइंड में ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी बेस पे वो आपके साथ जुड़ा रहेगा। अच्छा, इन तीनों हार्मोन्स की इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कि अगर ये रिलीज़ नहीं होते या ये आपकी लाइफ में ना हो या सामने वाला उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर रहा, तो क्या होता है? इमोशनल बॉन्डिंग और ट्रस्ट क्रिएट नहीं हो पाता। एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, कुछ ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जो कि आपने कभी सोचे भी नहीं होते। जैसे कि डिप्रेशन या फिर मूड स्विंग्स हो गए, मूड डिसऑर्डर हो गया, इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो अगर ये ना हो रहे हों, तो आपकी ज़िंदगी ऐसे चल रही है, रिलीज़ ना हो रहे हों और एकदम से कोई इंसान आपको अट्रैक्ट करता है, तो एक ह्यूज डिफरेंस आपको अपने मूड में महसूस होता है। ये मैं आपकी बात भी कर रही हूँ और सामने वाले की भी कर रही हूँ। लेकिन चूंकि हम अभी अपने पार्टनर की या जिसके साथ हमारा रिलेशनशिप है उसकी बात कर रहे हैं, तो उस पर मैंने फोकस किया हुआ है कि उसके साथ क्या हो रहा होगा नॉर्मल सिचुएशन से एकदम से जब वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो एक और बड़ा फैक्टर है, वो है लैक ऑफ मोटिवेशन। आपको किसी चीज़ को करने की कोई मोटिवेशन नहीं मिलती अगर ये डिक्रीज हो तो। और अगर कहीं ना कहीं से आप इन हार्मोन्स पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मैं अब आपको बताने लगी हूँ कि किन किन चीज़ों से ये रिलीज होते हैं या बढ़ते हैं, तो आपको आइडिया होगा कि हम इन सारे कामों में इतना ज़्यादा खुश क्यों होते हैं या प्लेजर महसूस क्यों करते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि किसी काम में ज़्यादा और किसी में कम, लेकिन ये हर इंसान की चॉइसेस पर डिपेंड करता है कि उसको क्या-क्या पसंद है। तो उसको किसी काम में एकदम से ज़्यादा खुशी महसूस होती है और किसी में कम महसूस होती है। फिज़िकल टच मैंने आपको बताया, उसमें ये हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। वर्किंग कैसे करते हैं पहले बता चुकी हूँ। सोशल कनेक्शन उससे बढ़ता है। जब आप किसी के साथ रहम दिलाना बिहेवियर इख्तियार करते हैं, किसी की कोई ज़रूरत पूरी कर दी या कोई कुछ चाहता है तो आपने उसकी बात मान ली, तो बाद में एक आपको एक्साइटमेंट फील होती है, वो भी इन्हीं हार्मोन्स का काम होता है। ये वो चीज़ें हैं जिनसे आप मेंटेन कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए भी है जो कि किसी डिप्रेशन में या किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो अगर वो चाहते हैं कि वो थोड़ा-सा प्लेज़र महसूस करें या बेहतर महसूस करें, तो वो इन सारी चीज़ों को या इन सारे कामों को अपनी लाइफ में कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको टेक्निकली बता रही हूँ माइंड में क्या हो रहा होता है और क्या हो सकता है। सनलाइट में बैठने से भी होता है, सूरज की रोशनी, उससे भी आपको अच्छा महसूस होता है और यही सब कुछ माइंड में चल रहा होता है। एक्सरसाइज करने से होता है, हेल्दी डाइट लेने से ये हार्मोन्स अच्छे से काम करते हैं। माइंडफुलनेस है,
हेल्दी लाइफस्टाइल है, मेडिटेशन है, तो ये वो सारी चीज़ें जिसमें कहते हैं जी अच्छा अच्छे तरीके से अपने आप को मेंटेन करें, अच्छी खुराक लें, सूरज की रोशनी भी लेनी चाहिए, एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। तो आपको पता चल रहा होगा आपको ये क्यों कहा जाता है। ये इसीलिए कहा जाता है जब कोई छोड़ के चला जाता है और उसके बाद आपको बहुत सारे लोग मशवरे दे रहे होते हैं, तो उसके पीछे ये रीज़न होती है। अब हमें ये पता चल गया कि हमने जब किसी को अट्रैक्ट करना है तो उसके माइंड में क्या चल रहा है और क्या हो रहा होता है जिसकी बेस पे वो हमारी तरफ आता है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि चेस साइकोलॉजी क्या है। जब हम अट्रैक्ट करने से हटकर किसी के पीछे भागेंगे और कोई हम पे कुछ फॉर्मूलाज अप्लाई कर रहा है जिसको हम मोहब्बत समझ रहे हैं, तो कितना डैमेज हो रहा होता है। और दोनों का हो रहा है, रिलेशनशिप का हो रहा है, मोहब्बत का भी हो रहा है। साइकोलॉजी इस हवाले से तो नहीं है, लेकिन किसी को पीछे लगाने के लिए व्लॉग तो मैंने भी बनाया हुआ है, वो भी देख लीजिएगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मैंने अगर किसी को पीछे लगाने के लिए कुछ फार्मूलाज बताए हैं, वो भी उस तरह के नहीं हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट डालें। ना तो उससे आपकी सेहत पे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है और ना ही सामने वाले की सेहत पे फ़र्क पड़ेगा नेगेटिव, पॉजिटिव ही आएगा। अगर इसको आप उल्टा कर लेंगे, हाँ वो ट्रिक्स डिफरेंट हैं, लेकिन आज जो मैं आपको बता रही हूँ ये मैंने आपको अट्रैक्शन की पूरी डेप्थ बताई है कि किसी को अट्रैक्ट करने के पीछे क्या। अगर आप वो चेज़ वाला व्लॉग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें भी मैंने ये वाला सब कुछ नहीं बताया जो कि लोग अप्लाई करते हैं, और उसको अप्लाई करने के बाद आपके जहन में इस तरह के सवालात या सामने वाले के जहन में उस तरह के सवालात नहीं पॉप्ड अप होंगे जो कि मैंने इस व्लॉग के शुरू में बताए थे। तो जब आप किसी को चेस कर रहे होते हैं और सामने वाले ने कुछ गलत गलत फार्मूलाज आप पे अप्लाई किए, माइंड गेम्स खेली, आप उसके पीछे चले गए, अपनी ख्वाहिशात और मकासद को पूरा करने के लिए उसने ये किया। ओके, तो जब लोग इस तरह की कोई ट्रिक्स अप्लाई करते हैं तो वो टेम्पररी करते हैं, उनको ये होता है कि बस हाँ हमें ये चीज़ मिल जाए। तो थोड़े अरसे बाद उनके दिल में भी वो ख्वाहिश नहीं रहती कि ये इंसान हमारे साथ जुड़ा रहे, इसीलिए वो आपके साथ बुरा सलूक करते हैं। ये डिफरेंस है मेरी चेस साइकोलॉजी या फिर वो चेस साइकी का जो व्लॉग बनाया उसमें और ये वाली में। हाँ, ये मौसर तरीका हो सकता है सामने वाले के लिए कुछ वक्त तक, जब तक उसकी ख्वाहिश या मकसद पूरा नहीं होता, लेकिन उसके बाद इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर कितना बुरा आता है, वही वो जो केमिकल रिलीज आपको किसी वक्त तक हुए जो कि मैंने आपको अट्रैक्शन में बताए, तो टेम्परेरी बेसिस पे आप उसकी तरफ अट्रैक्ट ज़रूर हुए जो कि उसने अप्लाई किया आपके ऊपर, तो आपके माइंड में भी वो सब कुछ हुआ। क्योंकि देखिए माइंड तो इस चीज़ को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि कौन टेम्परेरी कर रहा है कौन परमानेंट कर रहा है, ये तो आपने इसको इस्तेमाल करके जानना है कि कौन क्या कर रहा है। तो वही सब कुछ आपके साथ हो रहा होता है, केमिकल रिलीज हो रहे होते हैं, और जब सामने वाले की ज़रूरत पूरी हो जाती है और वो स्टॉप हो जाता है, वो सब कुछ नहीं करता जो कि वो कर रहा होता है, तो फिर एकदम से आपको फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी का सामना करना पड़ता है। तो उसका तरीका मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आपने बाहर आना है। आपने फ़ौरन से लिस्ट डाउन करना है वो चीज़ें जो कि सामने वाले को अट्रैक्ट कर सकती हैं या आप दोनों के बीच में कॉमन है या अट्रैक्शन की वजह बनी, उसमें से जेन्युइन 3-4 निकल आएंगी। साइकी देख लेते हैं कि लोग पीछे क्यों जाते हैं इस तरह के फार्मूलाज लगाने के बाद। इस तरह के फार्मूलाज वक्ती तौर पे इम्पैक्ट डालते हैं, जैसे कोई आपको कहता है कि भाई मेरे पास तो गाड़ी भी है, बंगला भी है और मैं तो बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजारता हूँ। आपकी कुछ चीज़ों को समझकर खुद से जो अप्लाई करते हैं या खुद से जो बता रहे होते हैं क्योंकि आपको वो चीज़ें पसंद होती हैं, तो वो कितनी देर तक मुँह खोटा चढ़ा के रखेंगे। तो आप चेज़ ज़रूर करते हो, लेकिन जब कुछ अरसे बाद उनकी डिमांड पूरी हो जाती है कि वो आपके साथ उठना बैठना चाहते हैं, खाना खाना चाहते हैं, कहीं बाहर आउटिंग पे जाना चाहते हैं, वो सब कुछ कर लेते हैं जो उनकी ख्वाहिश होती है, तो उसके बाद उनका एक सैटिस्फैक्शन लेवल आता है और फिर वो आपकी तरफ ऐसे तवज्जो नहीं देते जैसे कि शुरू में दे रहे होते हैं। उनको वो मिल गया जो चाहिए, क्योंकि बेसिकली तो वो पॉइंट्स जो कि मैंने आपको अट्रैक्शन के बताए थे शुरू में, वो आपके सेम थे ही नहीं। ओके,
तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने समझना है। मैंने आपको कहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, लेकिन जो लोग चेस करवाते हैं उनके बीच में नहीं भी हो सकती। तो जब नहीं होंगी और आप अट्रैक्शन की लिस्ट बनाने लगेंगे, अट्रैक्शन का जो मैंने शुरू में आपको फॉर्मूला बताया कि आपने लिस्ट डाउन करना है, तो आपको उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो तब भी कैसे डिप्रेशन से बाहर आना है, किस तरह से अपनी चीज़ों को मैनेज करना है, वो भी आपको बता रही हूँ। तो दोनों हल बता दिए। या तो किसी हद तक सामने वाला इंसान आपके साथ मिलता होगा तो तब आप अप्लाई करें, या फिर अगर किसी हद तक भी आपके साथ नहीं मिल रहा और मोहब्बत नहीं है तो तब भी आपको पता चल जाएगा। अगर आप अपने रिलेशनशिप्स को देखना शुरू करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये व्लॉग मैंने क्यों बनाया है। लव साइकी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस वक्त हम किसी ऐसी अट्रैक्शन को लव समझ लेते हैं तो कोई हाल नहीं रहता, थोड़े से बाद रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है। और जब आप जेन्युइनली एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो उसका भी मैंने आपको बता दिया है कि उसको भी जांच सकते हैं इस व्लॉग की मदद से कि वाकई अट्रैक्शन थी या ऐसे ही था। अट्रैक्शन के बाद ही आपका जब सेरोटोनिन की मैंने बात की कि स्टेबल हो जाता है तो वो रिलीज होने लगता है। तो जब वो रिलीज होता है तो वो स्टेबिलिटी आपके रिलेशनशिप में आपको खुद ही महसूस होती है, तो वही रिलेशनशिप आगे एंड तक पहुंचते हैं। और जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो आप जब सामने वाले के पीछे भागते हैं और उसको ये एहसास दिलाते हैं कि मुझे वही सब कुछ चाहिए जो कि तुम मुझे प्रोवाइड कर रहे थे, तो आपके ज़रूरतमंद होने का एहसास सामने वाले इंसान को पता चल जाता है, जिसकी बेस पे उसकी दिलचस्पी मज़ीद कम हो जाती है आपके अंदर। तो फिर वही वाले सारे सवालात आते हैं जो कि मैंने शुरू में बताया। तो चेस करने से आपकी अपनी पर्सनालिटी पे क्या इम्पैक्ट आता है? जिस वक्त कोई आपके अंदर से इंटरेस्ट खो देता है तो आप डाउन हो जाते हैं, सेल्फ स्टीम पे बहुत इम्पैक्ट आता है, आपको खुद से नफरत सी महसूस होने लग जाती है, आपको लगता है कि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि मुझे कोई चाहे, मेरी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपग्रेड होने की। लेकिन आप अपग्रेड होने पे तवज्जो नहीं देते, बल्कि ये देखते हैं कि उसको क्या चाहिए और आप वो सब कुछ अपनाने लग जाते हैं जो उसको चाहिए। चाहे वो ये सोचे कि आपने शहर चेंज करना है, आप शहर चेंज कर लेते हैं। चाहे वो कहे कि आपने ड्रेसिंग चेंज करनी है, आप ड्रेसिंग चेंज कर लेते हैं। वो चाहता है कि जी मुझे तुम्हारी इस तरह का हेयर स्टाइल नहीं चाहिए, तो आप वो चेंज करते हैं। तो आप एक्चुअल में अपने ऊपर नहीं काम कर रहे, आप उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए खुद को चेंज कर रहे हैं। तो फिर वो क्यों आएगा आपके पीछे? ये तो माइंड की वर्किंग है ना, कि जब आपको सब कुछ मिलता रहता है और जहां आपकी मेहनत नहीं लग रही तो वो तो नहीं आता। रिजेक्शन का एहसास भी होता है, और जब रिजेक्शन का एहसास होता है तो वो अप्रूवल चाहता है। वो सोचता है कि मैं कैसे सामने वाले के माइंड में अपने आप को टिक का निशान दिलवाऊं, उसके लिए ये सब कुछ कर रहा होता है। तो रिजेक्शन से बाहर आने के लिए आप अपने ऊपर तवज्जो नहीं देते, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं उसको कहीं पीछे छोड़ देते हैं। जिसको देख के वो आपकी तरफ आया था उसको पीछे छोड़कर आप वो करने लग जाते हैं जो कि वो चाहता है या नहीं चाहता है। बाज़ औक़ात वो ऐसे ज़ोन में होता है कि वो कहता है हाँ मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, तो आप करते चले जाते हो ना। तो कैसे शिफ्ट करना है किसी को चेस करने से अट्रैक्शन की तरफ, लास्ट पॉइंट है। जो सब कुछ आपको बताया है अट्रैक्शन के फ़ायदे, उसको देख लीजिए और अपने कॉन्फिडेंस को, कैसे पर्सनालिटी में क्रिज्मा आएगा और कैसे आप सेल्फ लव की तरफ आएंगे, वो सब देखना है। उसके लिए मैंने बहुत सारे व्लॉग्स बनाए हुए हैं, कुछ लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, कुछ आई कार्ड्स आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने करना क्या है। डेफिनेटली आप खुद पे काम करेंगे तो दूसरा इंसान अट्रैक्ट होगा ना आपकी तरफ। जो केमिकल्स या जो उसके अंदर चेंज आएगा वो आप पे काम करके आएगा, ना कि उसके बताए हुए रास्ते को फॉलो करके आएगा, क्योंकि वो तो आपको प्रोवाइड कर रहा है कि आओ चलो चेस करो मुझे। लेकिन आप उसको अट्रैक्ट कैसे करेंगे? जब आप खुद के ऊपर काम करेंगे। वैसे तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आप ये व्लॉग भी देख लीजिएगा, डिफरेंट हैं, जो मुझे समझ में आया इस वक्त मैंने ये डाल दिया, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। कुछ चीज़ें मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ ताकि आपको व्लॉग्स की सिलेक्शन में भी आसानी हो जाए।
आपने अपना पॉजिटिव और एनर्जेटिक वर्जन लेकर आना है। किस तरह लेकर आना है? थॉट स्विचिंग अप्लाई करें। एक ऐसा यूनिक कनेक्शन बिल्ड करना है आपने सामने वाले के साथ जो कि जेन्युइन कनेक्शन कहलाए और मीनिंगफुल कन्वर्सेशन जिसमें हो। अभी से पहले जब आप सब चीज़ें मैस्ड अप कर चुके तो उसमें जब आप चेज़ कर रहे थे सामने वाले को तो उसमें कुछ रियलिटी नहीं थी। अब आपने वो बातें करनी है जो कि रियल हैं। वो कनेक्शन डेवलप करना है जो कि रियल है। अपने आप को एक्सप्रेस करना है कि आप कितना पैशनेट हो अपनी लाइफ के बारे में और आपकी लाइफ में क्या-क्या गोल्स हैं। ये चीज़ें मेन हैं जो कि सामने वाले को अट्रैक्ट करती हैं। कुछ चीज़ें जब लिस्ट डाउन कर लें तो उसके बाद खुद पे आपने ये वर्किंग करनी है। उसमें मेरे व्लॉग्स आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, वो देखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।